लेकिन फिर भी दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक तरफ खेती से जुड़े 3 कानून और दूसरी तरफ किसान का दर्द। बीते 65 दिनों का सच ये है, क्योंकि हम गाजीपुर में मौजूद हैं, इतनी बड़ी तादाद में किसानों की मौजूदगी बीते 65 दिनों में क्यों नहीं थी। और बीते 24 घंटों से, या कहें 24 घंटे का वक्त भी नहीं हुआ है, रात के 11 बजे के बाद से यहां पर तादाद बढ़ने की शुरुआत होती है। यानी बीते 12, 15, 18 घंटों के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसानों की मौजूदगी, और इतना ही नहीं बल्कि हरियाणा के भी कुछ किसान यहां पर पहुंच जाते हैं, यह संकेत किस बात का देता है। और शायद ये बेचैनी राजनीतिक सत्ता के दिलों में भी होगी, क्योंकि आज पार्लियामेंट के बाद जब गृह मंत्री अमित शाह इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत कर रहे थे, और उसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे और बीएल संतोष भी मौजूद थे। और इसके अलावे तकरीबन 3 बैठकें आज जब पार्लियामेंट के अलग अलग कमरों में हो रही थी, तो बेचैनी किस बात को लेकर थी? बेचैनी इस बात को लेकर नहीं थी कि दरअसल सरकार ने कृषि सुधार कर दिए हैं और किसान इसे समझने को तैयार नहीं है, जिसका जिक्र आज राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी कर दिया। दरअसल उस बात की बेचैनी थी जो यहां पर नजर आ रहा है। ये दरअसल किसान के साथ किसानों के जुड़ने का एक सच है। और भारत के भीतर में अगर आप ध्यान दीजिए, आजादी के बाद से हिंदुस्तान के चुनाव में जातियों के आधार पर लोगों को बांटा गया, धर्म के आधार पर लोगों को बांटा गया, अलग अलग तबकों में लोगों को बांटा गया। लेकिन जैसे ही किसान समुदाय का जिक्र होगा या फिर किसान मजदूर का जिक्र होगा, तो उसके जिंदगी के सरोकार, उसकी अपनी जीवन पूंजी जो होती है, जिसमें वह रोजगार करता है, खेत के किसान मजदूर के तौर पर भी काम करता है। और अगर सरकारी आंकड़ों को आप देखना शुरू कीजिएगा, तो एक सच निकलकर आपके सामने आएगा। इस देश के भीतर में किसान की आय कमोवेश मजदूरी से ज्यादा बढ़ी है, खास तौर से छोटे और सीमांत किसान की। और यही वो दर्द है जिस दर्द को कल रात टिकैत के आंसुओं के जरिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर सुनाई दिया, तो वहां पर आज जब मुजफ्फरनगर की खाप हो रही थी, तो वहां पर हजारों हजार की तादाद में क्यों किसान पहुंचे थे। हाँ, सुबह कोहरा हुआ था। अगर कोई खाप बुलाई जाती 3 कानूनों को लेकर, तो शायद इतनी बड़ी तादाद में किसानों की मौजूदगी नहीं होती। लेकिन एक किसान का दर्द है, और किसान के दर्द को किसान समझ पाता है। यह बेचैनी मौजूदा वक्त में पार्लियामेंट हाउस के भीतर भी नजर आ रही है और राजनीतिक दलों के भीतर भी नजर आ रही है कि अगर किसान की एकजुटता धीरे धीरे किसान के दर्द, उसकी रोजी रोटी, उसके एमएसपी की कीमत, मंडी के होने, सही कीमत में कॉरपोरेट के ना घुसने देने की परिस्थिति, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से दूर भागने की परिस्थिति, इन सारी परिस्थितियों को अगर जीते हुए किसान समझने लगेगा, तो फिर सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। आज ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि एक तरफ राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 3 बातों का जिक्र कर दिया। एक तौर पर खुले तौर पर कहा कि दरअसल जो कानून आए हैं वह कृषि सुधार से जुड़े हुए हैं। इसके ठीक समानांतर देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, उसकी जो इकोनॉमिस्ट हैं, संयोग से वह भी भारतीय हैं, उन्होंने भी आज इस बात का जिक्र किया कि दरअसल यह इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है भारत की जरूरत है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म भारत की जरूरत है। अब आप ध्यान देना शुरू कीजिए कि IMF की पॉलिसी जो भारत के लिए है वही अमेरिका के लिए है, जो जापान के लिए है, जो जर्मनी के लिए है वही भारत के लिए है, जो पाकिस्तान के लिए है, जो चाइना के लिए है वही भारत के लिए है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मौजूदा वक्त में जितनी कंगाल और जितनी डिरेल्ड हो चली है, उसमें सरकार के सामने सिवाय इसके अलावे कोई रास्ता बचता ही नहीं है कि वह अपने हाथ दुनिया में वर्ल्ड बैंक और IMF के सामने फैला दे। और IMF और वर्ल्ड बैंक के लिए इससे बेहतरीन उपाय कुछ हो ही नहीं सकता है कि भारत को अगर वो कर्ज देगा तो उसकी एवज में चाहेगा कि सुधार हो। और आर्थिक सुधार की लकीर कभी भी किसान, मजदूर या रोजगार को नहीं छूती है।
इस देश में डिग्रीधारी जो बेरोजगार है वह आर्थिक सुधार उसको नौकरी भी नहीं दिलाएगी। यह आर्थिक सुधार जो एग्रीकल्चर को लेकर है, यह इस देश में किसानों को उसके हक को भी नहीं दिलाएगी। सवाल असल में यहीं से सबसे बड़ा शुरू होता है कि आईएमएफ से जो लोन लिया गया 2020 में, तकरीबन $16 बिलियन का लोन भारत सरकार ने लिया। जब कोविड महामारी आई तो तकरीबन $5 बिलियन आईएमएफ ने भारत को दिया। यह सब पैसा क्यों दिया जा रहा है? और भारत मौजूदा वक्त में तकरीबन $560 बिलियन के कर्ज में क्यों डूबा हुआ है? इसका मतलब है कि दुनिया की अलग अलग कॉरपोरेट ताकतें, दुनिया के अलग अलग इंटरनेशनल बैंक ये मानकर चल रहे हैं कि भारत एक बेहतरीन बाजार है। और भारत का सच अब दूसरे इशू पर आइए, जहां पर राष्ट्रपति ने आज अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र कर दिया कि भारत के किसान ने इस महामारी के दौर में भी खूब उत्पादन किया, खूब फसल दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा फसल भारत में 2020 में हुआ है। इतना उत्पादन 2019 में भी नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि भारत का किसान अपने तौर पर स्वावलंबी है, लेकिन उस स्वावलंबन के बाद जो अनाज बचता है उस अनाज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना है, उसको एग्रीकल्चर के साथ जोड़कर एक्सपोर्ट करना है। और यह जो बड़ी तादाद मुनाफे की है, उसकी एवज में भारत सरकार को टैक्स मिलता है, उसकी एवज में कॉरपोरेट्स का तबका धीरे धीरे मजबूत भारत के भीतर में होगा, जो कि इंडस्ट्री और सर्विस में नहीं हुआ है। क्योंकि इसी दौर में जीडीपी में इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का योगदान नेगेटिव में चला गया। भारत के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जितना पैसा दिया जाना चाहिए था, जो टारगेट 2019 के बजट में बताया गया कि 2020 से 2025 तक अलग अलग सेक्टर में हम लोग इतना पैसा देंगे, वो पैसा भारत सरकार के पास नहीं है। भारत सरकार ने बैंकों का मर्जर किया। यह इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत थी, जिसको और कोई नहीं वर्ल्ड बैंक बता रहा था। भारत के भीतर में आरबीआई से जो पैसा भारत सरकार लेती है उसको बढ़ाकर 50,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ाकर 2 लाख करोड़ तक कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि आईएमएफ ये चाहती है कि दुनिया के अलग अलग देशों में जो डेवलप स्टेट है वो बैंक यहां पर आ सके और उनके जरिए नंबर ऑफ प्लेयर्स बहुत कम होते चले जाएं। सबसे बड़ा सवाल था कि भारत में एग्रीकल्चर यानी खेती को लेकर अगर 72 करोड़ की आबादी कृषि पर टिकी हुई है और इस देश के भीतर में 14.5 करोड़ किसान अगर सीधे खेती से जुड़ा हुआ है, उसमें भी लगभग 12.5 करोड़ किसानों की स्थिति छोटे और सीमांत किसान में है। छोटे और सीमांत किसान का मतलब है 1 हेक्टेयर की जमीन भी इन किसानों के पास नहीं है। 12.5 करोड़ की तादाद में भारत में ऐसे किसान हैं, यानी जर्मनी की जनसंख्या उसमें समा जाए, जापान उसमें समा जाए, ब्रिटेन उसमें समा जाए। इतनी बड़ी तादाद में छोटे और सीमांत किसान हैं भारत के भीतर में। यहां से सवाल होता है कि किसान की बात को ना तो बजट में रखा जाता है, ना किसान की बात को पॉलिसी के तहत लाया जा सकता है। पार्लियामेंट के भीतर जब कानून भी बना तो किसी किसान ऑर्गेनाइजेशन से कोई बातचीत नहीं होती है। इस देश के भीतर में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सांसद जो हैं, जो संसद में भी पहुंचते हैं, वह भी अपनी बातों को किसान के हक के साथ जोड़कर नहीं रख पाए। इस दौर का यह सच है। इसके आगे का सवाल सबसे बड़ा फिर शुरू होता है कि तो क्या इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर यानी खेती को जानबूझकर चंद हथेलियों में सिमटाने की कोशिश हो रही है? इसके 3 रास्ते बहुत साफ नजर आते हैं, क्योंकि बार बार जब आप इस पीछे में इतनी बड़ी तादाद में गाजीपुर के बॉर्डर पर किसानों को देखते हैं तो इन किसानों का दर्द शायद उनके भीतर जब झांकिएगा तो उनके भीतर 2-3 शब्द ही नजर आएंगे। एक, अडानी और अंबानी क्यों घुस गए हैं? दूसरा, मोदी सरकार किसान की विरोधी क्यों हो गई है? तीसरा, हमारी जितनी खेती में लागत लगती है उतना पैसा भी क्यों नहीं मिल पाता है? ये 3 सवाल हर किसान के जहन में है। कानून कैसा भी बना लीजिए, किसान को इसकी बेचैनी नहीं रहती है। लेकिन किसान अगर सीधे तौर पर इस बात को अगर समझ गया है कि आने वाले वक्त में उसकी जमीन उसकी नहीं रहेगी, वह अपनी जमीन पर मजदूर हो जाएगा। अगर इस देश का बड़ा किसान भी, राकेश टिकैत तो मौजूदा वक्त में जिन किसानों की अगुवाई कर रहे हैं वो कमोबेश भारत के भीतर में तमाम
खेती से जुड़े किसानों का जिक्र हम करते हैं, लेकिन याद कीजिए इनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत हुआ करते थे। 1988-89 में जब उन्होंने दिल्ली के बोट क्लब पे आंदोलन शुरू किया था, तब एक बात आई थी, वो बड़े किसानों को तो रिप्रेजेंट कहीं नहीं कर रहे हैं। और इस सवाल ने भारत के किसान